नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जगत में काफी कार्य कर चुके हैं। ऐसे कोई क्षेत्र विधा नहीं है जो न छुए हो। प्रेमचंद लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखे हैं। देश की ग्रामीण परिवेश को देखना हो तो प्रेमचंद की कृतियों में हम देख सकते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि। प्रस्तुत निर्मला एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें एक बेमेल विवाह और दहेज प्रथा से होने वाले समस्याओं को लिखते हैं। निर्मला 16 साल की सुंदर सुशील लड़की है। उसके पिता उदय भानुलाल प्रसिद्ध वकील हैं। वे शादी करना चाहते हैं एक अच्छे उन लड़के से जो भुवन मोहन बालचंद्र सिन्हा के बेटे हैं। आगे चलकर वो डॉक्टर बनते हैं। बालचंद्र सिन्हा आबकारी विभाग में ऊंचे पद पर हैं। उदय भानुलाल पूछते हैं शादी में यानी दहेज के लिए आप क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, वो कहते हैं। लेकिन मन में सोच के बैठे हैं इतने बड़े वकील 10-20 हजार न मांगते हुए भी देंगे। उदय भानुलाल काफी खुशी महसूस करते हैं। जब दहेज नहीं है तो उचित संस्कार करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हर मेहमान के लिए एक मेज, कुर्सी, चारपाई और 4 मेहमानों के लिए एक नौकर और बर्तन वगैरह। और घर में जोरदार तैयारी चल रही है। हलवाइयाँ आ गए, मिठाई बना रहे हैं, बड़े ही मेज कुर्सी तैयार कर रहे हैं, दर्जी कपड़े सिलवा रहे हैं, सुनार सोने के काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर माहौल है। एक दिन रात में वकील साहब हिसाब किताब करने के लिए बैठे हैं। सोचा था 5,000 होगा, लेकिन 10,000 से कम नहीं होगा। बीवी कल्याणी कहती है अभी काफी समय है, इतने कम समय में 5,000 से 10,000? जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रचा है क्या कोई बारातियों को खुश कर सके हैं? जो घर में कुछ नहीं है वो भी बारातियों में आके काफी ऊंचे स्थान मांगते हैं। इस तरह बात ही बात में काफी झड़प होती है। वकील साहब नाराज हो जाते हैं, बीवी को सबक सिखाना चाहते हैं। 1 हफ्ते बाहर जाऊंगा और आटे दाल का भाव पता चले, वैदवी का मजा छका दूं। इस तरह सोच के वो घर से निकलते हैं आधी रात में। और रास्ते में जाते समय अचानक उनको पीछे आने वाले किसी की आहट सुनाई देती है और पीछे मुड़ के देखते हैं 1 नंबर के बदमाश माते ही वकील साहब स्वयं इसे सजा दिलवाए थे सरकार की तरफ से, और आज वो जेल से छुटकर आया है और बीच रास्ते में खड़ा है और कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाना चाहिए कि आइंदा किसी अपराधियों को आप सजा नहीं दिलवाएंगे। वकील साहब डांटते हैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और 7 साल के लिए जाओगे। तब वो मारते हैं और उनके जेब में रहे हुए पैसा, घड़ी, सोने के चेन वगैरह चेन लेके जाते हैं और लाश को रास्ते के किनारे पर डाल के चले जाते हैं। अगले दिन कल्याणी बहुत दुख व्यक्त करती है। मेरे कारण ही वो आधी रात में निकल चुके हैं। अब घर में इतने सारे रिश्तेदार, दूर दूर के लोग वगैरह थे और अचानक सब खाली हो गए क्योंकि कमाने वाला ही नहीं है। कल्याणी को अब स्थिति का अनुभव होता है। इतने सारी तैयारी करने के बाद शादी रोकना ठीक नहीं है। अगले साल दोबारा करना होगा, इसलिए पुरोहित मोटेराम को भेज देती है एक चिट्ठी लिखे, इस अनाथिनी पर कृपा कीजिए, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी आपकी सत्कार करने का। मोटेराम शास्त्री वहां पहुंचते, लेकिन बालचंद्र सिन्हा जो स्वार्थी है उनको पता चला जब वकील साहब नहीं है तो वहां कुछ नहीं रखा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां तक कि बेटा भी वहां राजी नहीं होता। हमें कुछ जहां पैसा वगैरह मिलेगा वहीं मेरा शादी होना चाहिए। शुरू में बाप बेटे के बात मानती है उसकी पत्नी रंगीली बाई, लेकिन कल्याणी की पत्र पढ़कर वो कहते नहीं, ये विधवा की ऐसी स्थिति होती मुझे मालूम नहीं था,
आप वहीं शादी कीजिए, लेकिन तैयार नहीं होते। मोटेराम को 2 आने की मिठाई देने की लालसा दिखाते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं मिलती है तो वो हलवाई की दुकान में जाके शेर भर खाने के बाद उसका भी टिप्पणी करते हैं बालचंद्र सिन्हा। आबकारी विभाग में होने के कारण 5 बार मुफ्त की शराब पीने वाला ये आदमी काफ़ी रिश्वत भी खाते हैं, और वो कहते हैं वकील साहब मरने के कारण काफ़ी दुख पहुंचा है हमें, और वकील साहब की बेटी यहाँ आएगी तो उनको भूलना दूर की बात होगी, पूरे दिन हम दुख में ही रहेंगे, इसलिए बेहतर इसी में है वो यह ना आए। पंडित काफ़ी कोशिश करते हैं, उनको पता चलता है नहीं ये मानने वाला नहीं है। अगले दिन कल्याणी के पास वो आते हैं। कल्याणी भी कहती है, निर्दयी दगाखोर कहती है, और ये भी कहती हैं कि ऐसे घर में हमारी इतनी अच्छी लड़की जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मधु स्वभाव की सुशील लड़की है। लेकिन मोटेराम एक 5 रिश्ता लेके आए हैं। पहला है, डाक में बाप काम करता है, 100 रुपये, लड़का कॉलेज में पढ़ता है, नौकरी की उम्मीद है क्योंकि उन दिनों में कॉलेज में पढ़ना, और 2000 दहेज मांगते हैं। दूसरे हैं, रेल विभाग में है, 50 रुपये रोज 50 रुपये महीने में कमाते हैं, दहेज नहीं लेकिन खानदान अच्छे नहीं। तीसरा है जमींदार, काफी लोग हैं, रहन सहन बढ़िया है, 4000 मांगते हैं, पहले भी मर चुकी है। और चौथा है, लड़का 35 साल का वकील साहब है, महीने में 500 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, अपना घर है, ऊंचे खानदान है, पहले भी मर चुकी है और 3 बच्चे हैं, लड़के हैं, कोई कुछ देना नहीं है। और 5वां है, अच्छा लड़का है, 18 साल का, सुंदर है, BA तक पढ़ रहा है, और बाप का छापा खाना है, बाप के साथ ही काम करता है। 3000 मांगते हैं जरूर, लेकिन 1000 तक हम बातें कर पाएंगे, इस तरह मोटेराम शास्त्री कहते हैं। और कहता है ये 5 में यही लड़का अच्छा है, 18 साल का, और निर्मला के लिए सही वो 16 और ये 18 साल की जोड़ा भी ठीक होगा। लेकिन कल्याणी कहती है अब कमाने वाले कौन है, पैसे तो है नहीं है, इसलिए 35 साल का जो वकील है मुंशी तोताराम, 35 साल कोई बुढ़ापा नहीं है, इस तरह सोचती है। और वहाँ जो 3 लड़के हैं, बच्चों से निर्मला को प्यार है, इस तरह कह के वहीं शादी तय करती है। तो मुंशी तोताराम से विवाह होती है। वहाँ 3 लड़के हैं, मसाराम निर्मला की उम्र के हैं, बहुत होनहार सुंदर लड़का है, और खेलते हैं वो फुटबॉल हॉकी ही उसका दुनिया है, केवल भोजन के लिए आता है। दूसरा जयाराम 11 साल का, और 7 साल का छोटा सियाराम। घर में रुक्मिणी है, काफी इंपॉर्टेंट है, निर्मला को वो पसंद नहीं करती क्योंकि वो घर के मालकिन थी, वकील साहब हर रोज उसको पैसे ला के देते थे, घर की तिजोरी की चाबी भी उनके पास थी। लेकिन अब वकील साहब बीवी को खुश करने के चक्कर में सब कुछ निर्मला को देते हैं, इसमें वो काफी नाराज है रुक्मिणी, इसलिए वो उठते बैठते तंग करती है, ताना सुनाती है। अब निर्मला के पास सब कुछ है, लेकिन बाप की उम्र का पति होने के कारण वो मन ही मन रोष व्यक्त करती है। जब सारे आभूषण पहन के जब आईने के सामने खड़ा हो जाती है और पति के बारे में सोचने के बाद जमीन आसमान का अंतर देख के उसको दुख होता है, रोष उत्पन्न होता है, ऐसे लगता है सारी दुनिया को आग डाल दो। लेकिन धीरे धीरे वकील साहब उसे हर तरह से खुशी से रखना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। हर दिन नए नए बैंड लेके आते हैं, ग्रामोफोन सुनाते हैं, लेकिन निर्मला को अब वो जवान नहीं बन सकते, मैं बुढ़िया नहीं बन सकती, इस तरह उनको पता है अब जैसे है जिंदगी चलाना है, इसलिए वो बच्चों से प्यार करती है, बच्चों की देखभाल करती है, मसाराम से सीख लेती है। मसाराम पहले बातें नहीं करता था, अब प्यार से बातें करना शुरू हो गया। हालांकि लव चक्कर वगैरह नहीं है, और उनका स्कूल से अंग्रेजी वगैरह सुनते, लेकिन वकील साहब के मन में शक पैदा होता है। उसको खुश रखने की काफी कोशिश करते हैं, हर दिन नए नए तरीके के चूर्ण वगैरह खाते हैं, भस्म खाते हैं, लेकिन वो हम उम्र के जवान बेटे के साथ वो प्यार से स्नेह से बातें करना उनको पसंद नहीं आती। इस बीच में
नयन शुक्लाल उसका एक मित्र है, वो कहते हैं कि मैं भी दूसरा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसे मत करना, लौंडिया लौंडों से ही प्यार करती है, वो हमसे नहीं, ऐसा कहते। तब वो कहते हैं तुम बुढ़ापे के सारे निशान मिटा दो, कुछ साहसी कहानी बता दो कि मैं काफ़ी साहस का काम किया वगैरह वगैरह, ये सब कोशिश करते। वो भी देखती है कभी कभी, अरे ये कहीं मानसिक समस्या तो नहीं हुई इसको, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं वॉकिंग स्टिक से 3 लोगों के ऊपर भारी पड़ गया। तब ये मजाक में कहती कि आपके वॉकिंग स्टिक में काफ़ी तलवार की मार्क होगी ऐसे। इस बीच में घर में एक सांप आती है, तो उसे भगाने के लिए लोगों को लेके आते हैं, लेकिन मसाराम उसको भगाता है। यानी मसाराम होनहार भी है, स्ट्रांग। तो एक दिन ये अपने बेटे से विचार, अपने स्कूली विचार सुनते हैं। तो इस बीच में और भी कुछ बातें ऐसे हैं कि बच्चों को जगा देती है, उठा देती है, उनसे पैसे मांग, नहीं अम्मा से ये खाओ वो खाओ। एक दिन निर्मला अपने पति से कहती है बच्चे काफी तंग करते हैं, और आपकी दीदी भी जितना सहन कर सकती थी उतने कर दे। और एक दिन वकील साहब कहते हैं कि चुपचाप रहना हो तो रहो, नहीं तो अपने रास्ता पकड़ो, इस तरह वो कहते हैं। एक कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये रास्ते में नाचेगी, यहाँ तक उसके तमाशा करती, उठते बैठते। इस बीच में शक्की बाप जवान बेटे को बोर्डिंग हाउस भेजना चाहते हैं, और वैसे ही करते हैं। और उससे पहले एक दिन ऐसा होता है कि महरी कई बार बुलाने के बाद भी वो भोजन के लिए नहीं आता है, तो ये स्वयं उसे बुलाने के लिए जाती है। उस दिन ये कहीं दावत पर गए थे वकील साहब, और अचानक बुलाने के लिए गई थी, उसी समय ये भी आ बैठता है। अरे बाप रे, ये शक्की आदमी। इसलिए वो डांटती है, मैं लौंडी नहीं हूँ जो रसोई के सामने देर रात तक खड़े हो रहा हूँ दरवाजे पर। एक कर्कश ध्वनि में कहते हैं। मसाराम अवाक रह गया, आश्चर्यचकित, हैरान। और अगले दिन उसको हॉस्टल जाना पड़ता है, और वह वो अपने माँ के बारे में सोचता है। माँ तुम कहाँ हो, माँ होती तो क्या होता। और उनको पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, खाने पीने में दिलचस्पी नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। बहुत कम समय में उसकी तबीयत खराब होती है। स्कूल वाले उनको घर ले चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये घर नहीं ले चलता। हालांकि रुक्मिणी कहती है घर में आ जाएगा तो ठीक होगा, लेकिन तुम शक्की आदमी हो, तुम्हारी शक दोबारा आ जाएगी। तो अस्पताल में ले चलते हैं। डॉक्टर से वो कहते हैं एक नहीं 3-4 डॉक्टर आते हैं, लहरी, माथुर, भाटिया, पता नहीं, पैसे की चिंता मत कीजिए। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके बुखार कम नहीं होता, तेज बुखार। यहाँ तक नौबत आती है कि उनको ताज़ा खून चाहिए। निर्मला को अस्पताल आने नहीं देते, लेकिन जब उसको मामला इस तरह बिगड़ा हुआ है तो वो तुरंत आती है अस्पताल। वकील साहब डांटते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। उस समय निर्मला को देखकर पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई, उठकर निर्मला के पैरों पर गिर कर वो कहता मुझे माफ करो, मैं हमेशा आपको माँ की तरह ही देखा, अगले जन्म में आपके गर्भ से मैं पैदा हूँ, इस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना, इस तरह वो कहते हैं। और वकील साहब के सामने स्पष्ट हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई खोट नहीं है। और निर्मला के शरीर से खून निकल ही और देने की कोशिश ही की प्रक्रिया जारी था। उस बीच में वो मर जाते हैं। काफी दुखदायक स्थिति हो जाते हैं घर की, क्योंकि वो अस्पताल हॉस्टल में रहने के बाद भी वो अपने छोटे बच्चों से उनकी हाल चाल सुनती थी निर्मला, क्योंकि उसे दुख है। न चाहते हुए भी उस तरह कर्कश ध्वनि में वो कहना पड़ा, और वो पता नहीं वो क्या क्या सोचा, लेकिन आज वो अपने कोई गलती नहीं है इसे साफ करके वो चल बसा। अब जवान बेटे को खोने के कारण काफी दुखी है, और काफी पैसा भी खाली हो चुकी है। कोर्ट कचहरी जाने में मुंशी तोताराम को ज्यादा दिलचस्पी नहीं। इस बीच में मसाराम को देखभाल करने वाले जो डॉक्टर है भुवन मोहन, वो सांत्वना देने कभी कभी रास्ते में यहाँ वहाँ मिलते हैं, और इनके घर में भी आते हैं, और उनकी बीवी सुधा से भी काफी परिचय होता है। सुधा एक अच्छे दिल खोल कर बातें करने वाली है, निर्मला पसंद करती है। एक दिन निर्मला अपनी दुख की कहानी कहती है कि क्या करे, मेरे भाग्य ही ठीक नहीं है। जहाँ मेरी शादी तय हुआ उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हुआ, और जहाँ शादी तय हो चुकी थी और लोग इनकार किए, क्योंकि कमाने वाले बाप नहीं है तो क्या मिलेगा। और वो आबकारी में कोई ऊंचे पद पर था वगैरह वगैरह कहने के बाद सुधा को पता चलता ये और कोई नहीं, मेरा ही पति।
और पति से भी कहती है, क्योंकि ये डॉक्टर भुवन मोहन कई बार बता चुके हैं कि सुधा तुम इतने सुंदर हो, उतने सुंदर हो, लेकिन निर्मला के सामने मैं कुछ भी नहीं, उसे मालूम है। लेकिन आज वो कहती है दहेज के कारण निर्मला को छोड़ चुके हैं और वो छोड़ने वाला और कोई नहीं, आप ही है। और वो कह चुकी है अब माँ के पास कोई चारा नहीं है, मेरा ये हाल है, बूढ़े पति के साथ रहना पड़ा, और बहन कृष्णा का क्या हाल होगा भगवान ही जाने। तो ऐसे संदर्भ में भुवन मोहन अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिखते हैं और भाई की शादी निर्मला के बहन कृष्णा से करना है, और वो भी बिना दहेज से। और इस बीच में एक 500 रुपये मनी ऑर्डर भी करते हैं, और कौन किया किसी को पता नहीं चलता। निर्मला को कुतूहल है, तो मुझे टुकरा कर मेरे बहन को उद्धार करने वाला कौन है। शादी में आती है, इस बीच में उसको एक बच्ची भी होती है। शादी में आती है और पूछती है कि लड़के का भाई कौन है, तो कहते हैं वही है। डॉक्टर को दिखाते हैं, अरे वो डॉक्टर को मैं जानती हूँ। दोबारा और किसी से पूछते, वो भी वही दिखाते। इस बीच में सुधा आके कहती है और कोई नहीं तुम्हें टुकराने वाला, यही मेरा पति, जो चाहे सजा दे दो। तब निर्मला कहती है बस आपकी कृपा इसी तरह रहे। शादी में आए निर्मला 3 साल तक वहीं रहती, जाने के नाम नहीं लेती। वहाँ रुक्मिणी है, बच्चे हैं, किसी तरह घर चल रहा है। वो भी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं वकील साहब, लेकिन आज सुधा आई है अपने बेटे के साथ और ले चलने के लिए। अचानक बेटे की तबीयत खराब होता है, और उन दिनों का जो मौलवी दरगाह पता नहीं कहाँ कहाँ ले चलते हैं, देसी दवा करते हैं, लेकिन वो बचता नहीं। अगले दिन डॉक्टर आते हैं, वो भी उनको सांत्वना देते हैं सुधा को, और वो कहती है सुधा तुम आओ जल्दी। निर्मला को कहती है, और जियाराम वगैरह दोनों बदमाश है। अरे इतने अच्छे लड़के बदमाश हो गए। जियाराम यहाँ तक कई बार बता चुका है अपने बाप को, मेरा ऐसे ऐसे दोस्त है, मैं आपको पिटवा सकता हूँ। और निर्मला जो नई अम्मा यहाँ आए मैं देखूं उस तरह भी बता चुका है। और आज निर्मला अपने छोटी बच्ची के साथ आई है। वकील साहब उसे स्वागत करते हैं, मिठाई लाने कहते हैं, तो जियाराम नाराज होते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं और इनके लिए। इस बीच में जियाराम एक दिन गहनों का जो बक्स है उसे चुरा लेता है। इनके हाव भाव, इनके ढंग, इनकी सोच वगैरह देखकर निर्मला हैरान है, आगे मेरे बच्ची का क्या होगा। और यही नहीं, इस बीच में डॉक्टर साहब जब वकील साहब जब अच्छे प्रैक्टिस है, तब उन दिनों में उन्होंने एक गांव को रहन रखा था, यानी बंधक बना के रखा था कि कुछ साल में वो हमें मिलेगा, अपना नाम पर हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा हो गया था। कई बार उसके लिए बुलाए, तभी ये बेटे के दुख में रहे हुए ये वहाँ पहुँचते नहीं, और 1 साइडेड डिसीजन होता है, और इनके घर का नीलामी हो जाती है। इनको छोटे घर में जाना पड़ता है। निर्मला कह चुकी है मेरे ज्ञानों को उपयोग करके घर बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो नहीं मानते। और जयराम जो है गहना चोरी करके गया है। निर्मला जानती है और कोई नहीं, मसाराम ही, लेकिन वो क्या नहीं कहती क्योंकि और गड़बड़ हो जाएगा। घर का पहले ही वातावरण ठीक नहीं है। पुलिस पर मामला चले जाते हैं, और ये गहना वगैरह जो है ये जयराम अपने दोस्तों को देता है और वो उड़ा देते हैं किसी बाजार में। पुलिस आती है यहाँ, ये बाहर का काम नहीं, घर वालों का ही है, और केस दर्ज होता है और जयराम को पकड़ने की नौबत आती है। और कुछ केस समाप्त करने के लिए वकील साहब 500 रुपये देते हैं। वो निर्मला पैसे देती है, वो 1000 मांगते हैं। ऐसे संदर्भ में एक दिन डॉक्टर आके कहते हैं जयराम नहीं रहा। इसे सुनकर बेहोश हो जाते हैं वकील साहब। अरे घर की क्या हाल है, पहले एक लड़का मर चुका और ये एक, अब इनके प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं चल रहा है, और यहाँ तक कि उनको केस ही नहीं मिलता। हर रोज 1 रुपये 2 रुपये लेके आते। जिस दिन इनको कोई पैसा नहीं मिलता, दोस्तों से पैसे उधार लेके आके निर्मला को देते, ताकि उनको कुछ ऐसे ना लगे कि कुछ कमाई नहीं हो रहा है। निर्मला को भी स्थिति मालूम है, पूछती है कि वो फौजदारी वाले केस क्या हुआ, पंडित वाले केस क्या हुआ वगैरह, सब हार गए ऐसे कहते हैं। एक एक पैसे बचाना चाहती है निर्मला, इसलिए मेहरी के हाथ में कुछ सामान नहीं मंगवाती है, छोटे सियाराम को बेचती है। सियाराम को यही दौड़ धूप करना पड़ता है। जो चीज लेके आता था दुकानदार दिखाते कुछ है, देते कुछ है,
फिर इसको लौटाना पड़ता था। एक दिन घी लेके आए, एकदम खराब घी, दिखाए कुछ और दिए कुछ। निर्मला कहती है मैं इसे रसोई में नहीं लेके जाऊंगी। फिर निरुपाय सियाराम को उसे वापस करना पड़ता है। वहां जाते हैं, काफी डर कर रो कर वहां पहुंचते, फिर भी हिम्मत करके कहते दुकानदार से तुम दिखाते कुछ हो और देते कुछ हो। वहां एक साधु बैठा था। साधु को पता चलता है ये यहाँ घर में विमाता है, और वो कहते हैं मेरा भी यही स्थिति है। जब मैं 3 साल का था मेरी माँ चल बसी और विमाता के कारण मैं घर छोड़ा। और घी को सूंघकर देखता है अच्छे घी है, और दुकानदार से कहते हैं ये इसके माँ नहीं छोड़ेगी, पैसे लौटा दो। लेकिन दुकानदार अब पैसे नहीं लौटाते, अच्छे घी देते हैं। और घर जाते समय वो कहते हैं कि साधु मैं माँ से बातें करता हूँ योगिक शक्ति से, मेरे गुरु ब्रह्मानंद के कारण। और उनके घर देख लेते हैं, और इसके बाद वो दोनों ब्रह्मानंद भी मिलते हैं। कोई शिकार मिला, हाँ, हमें जिस घर में माता नहीं माता है उसी बच्चों को पकड़ना चाहिए, इस तरह भी बातें करते हैं। प्रेमचंद यहाँ ढोंगी साधुओं के बारे में बातें करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी घटना घटती है। कई बार वकील साहब बिना खा के जाते हैं, लकड़ी नहीं मिलती है, न लाने के लिए इनको ही जाना पड़ता है। स्कूल ठीक से जा नहीं सकता वक्त पर, इसलिए सियाराम सीधे जाता है, किसी पुल के नीचे कहीं बैठता है, फिर शाम को वापस आता है। और काफी काम करने के कारण एक दिन नाराज होकर कहते हैं कि इतना ही काम करना हो तो मैं बाहर कहीं करूंगा, यहाँ करने की क्या जरूरत है, ऐसे कहते हैं। लेकिन निर्मला कहते हैं हम भी इसी तरह सोचे, वकील साहब भी इसी तरह सोचे। और एक दिन सियाराम भी घर छोड़ के चला जाता है। वकील साहब ढूंढने निकलते, लोग कहते हैं कि वो कुछ साधु के साथ बातें कर रहा था, और रात में कुछ पैसे मांगते हैं और ढूंढने निकलते हैं। और निर्मला के साथ काफ़ी झड़प बातचीत होती है, अरे आपने क्या पैसे दिए, कितने पैसे हैं, आपको मालूम नहीं कितना है, वगैरह वगैरह बातचीत होती है। और ये मुंशी उनको ढूंढने निकलते हैं और वापस आते ही नहीं। अब घर नीलाम हो चुके, जो घर में थे अब उससे भी छोटा घर हो जाते हैं, क्योंकि दिन महीने साल गुजरने लगते हैं। तब निर्मला नाराज भी होती है, वकील साहब को ऐसे करने की क्या जरूरत थी। अभी निर्मला को कोई कुछ सुख देने वाला कोई है तो सुधा से बातें करना उसको अच्छा लगता। एक दिन सुधा के घर पहुंचती है, सोचते सुधा कोई यहां वहां काम कर रही होगी, अभी आती होगी। सुधा के कमरे में जाके बाल खोलकर आराम से लेटती है और कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ती है। इस समय वहां डॉक्टर साहब अपने ऐनक यानी अपने चश्मा ढूंढने के लिए आते हैं, और सुधा की जगह वो अपने सुधा की सहेली निर्मला को देखते हैं। हमेशा तुम सुधा के लिए आते हो, तुम आज मेरे लिए बैठो, कहते हैं। और कहते हैं कब तक इस आग में जला करूं, सच कहता हूं निर्मला को जमीन घूमने लगी और दौड़ने निकलती है। एक क्षण भी वहां रुकती नहीं। नदी तट पर स्नान करने के लिए गए हुए सुधा वापस आती है, टांगे से उतर ही रही थी, उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन रुकती नहीं। और सुधा नाराज होकर सबसे बातें करती है। कौन किसने क्या कहा निर्मला से, कोई कुछ ठीक से नहीं। और डॉक्टर साहब भी कांतिहीन चेहरा, बात टालना वगैरह करते हैं। और सीधे वो निर्मला से पूछती है मेरा तकदीरी कोट है, मैं बोलूंगी तो मैं तुम्हारी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इससे वो समझ सकती है डॉक्टर साहब की ही कुछ करती है और उसे आड़े हाथ लेती है। 1-2 दिन बाद पता चलता है, रुक्मिणी कहती है अब आज लाश उठाएंगे। लाश किसकी? डॉक्टर साहब की। अरे बाप रे। और सीधे वो वहां पहुंचती है सुधा के घर। मैंने तो कुछ नहीं बोला था, कुछ बोलने की क्या जरूरत थी, जब मन में एक बात आती है आज नहीं तो कल होने वाली है, इसलिए बेहतर है, इसमें कोई मुझे दुख नहीं है, ऐसे कहती है। आज नहीं तो कल होने वाला ही, ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा नहीं है, इस तरह कहती है। अब निर्मला को बहुत दुख होता है। एक सहेली थी,
कुछ ही दिनों में सुधा वहाँ से चली जाती है, सुधा और कृष्णा और उसके पति। निर्मला अभी वकील साहब ना रहने के कारण अब छोटे कमरा पकड़ लेती है, बदबूदार एक छोटे कमरे वाले घर। अब केवल 3 है, रुक्मिणी और बच्ची और निर्मला। निर्मला की तबीयत दिन ब दिन खराब होती है भविष्य के बारे में सोचकर। अब रुक्मिणी इतने दिन तंग करने वाले, अब उसको भी सचमुच निर्मला के बारे में दया आती है। वो कहती है किसी डॉक्टर के पास यानी वैद्य के पास जाएंगे, लेकिन इतनी बची हुई कम पैसों में दवाई के लिए गुंजाइश नहीं है, कहती है। और इसी तरह 2-3 दिन में उसकी तबीयत खराब होती है। वो कहती है मेरे बेटी को अच्छे लड़के से विवाहित शादी करना, लेकिन कुपात्र से नहीं, यानी अपात्र से नहीं, लायक हो, अच्छे लड़का मिले, अदरवाइज नहीं तो कुंवार ही रहे। मैं अपराधी नहीं हूँ उसके जन्म देने की। और वकील साहब कभी आए तो बताना, मैं अपने दिल में मन में किसी दूसरे मर्द के बारे में नहीं सोची कभी। और 3-4 दिन में वो रोती रही और चौथे दिन वो मर जाती है। अगल बगल के लोग आके लाश उठाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आग कौन देगा। ऐसे संदर्भ में एक पति आता है पोटली के साथ, बूढ़े बाबा, और वही और कोई नहीं, और वो मुंशी तोताराम था। काफी अर्थपूर्ण ढंग से एक बेमेल विवाह, और मुंशी यहाँ काफी खुशी से रहने के बारे में सोचता है 2-2 शादी करके लोग कितने खुशी से रहते हैं, और मैं और सुख से रहने की सोचा था, लेकिन दुखदायक स्थिति मेरी बन गई, ऐसे सोचते हैं। और यहाँ और एक बात है, सुधा कहती है कई बार तुम मेरे घर में आई और ऐसे संदर्भ में मेरे पति छिप कर तुम्हें देखता था। मैं ज्यादा दुनिया देखी होती तो मैं तुम्हें कभी अपने घर आने नहीं देती। ये सारे प्रेमचंद कई सारे ऐसे विचारों को भी देते हैं। काफी अर्थपूर्ण ढंग से निर्मला उपन्यास लिखे हैं। प्रणाम।